भारत और अमेरिका के बीच जो अभी ये ट्रेड डील हुआ है, जिस पर 18% के टैरिफ की बात चल रही है, प्लस पॉइंट ये है कि जो $500 बिलियन का जो अमेरिका के साथ व्यापार होगा, उसमें निश्चित रूप से जैसे हमारे लेदर, हमारे केमिकल्स, हमारी दवाइयाँ, जेनरिक मेडिसिन आदि कई फील्ड्स में जो है ये हमें फ़ायदे मिलेंगे। कुछ जो है वो चुनौतियां भी, बहुत सारी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उद्यम भी शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है उसके तहत देंगे, वो बेचारे खरीदेंगे हथौड़ी छेनी, कहीं तो बैठेंगे जाके किसी पेड़ के नीचे 15,000 रुपया में। नगर निगम में इतनी महंगी महंगी दुकानें अलाट होती हैं, 15-15, 20 लाख 20-20 लाख रुपया का कोई मोची की हैसियत है वहाँ पे जाके दुकान। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। जहां कई लोग इस ट्रेड डील के पक्षधर हैं, वहीं दूसरा पक्ष काफ़ी नाराज भी नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं BHU के शोध छात्र रह चुके और अभी IAB के रिसर्च फेलो USA से जुड़े हुए डॉक्टर शरद कुमार सिंह, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे देखते हैं इस ट्रेड डील को आप। जी देखिए, इस ट्रेड डील को बहुत ही संतुलित रूप में देखने की ज़रूरत है। इससे बहुत खुश और बहुत नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक संबंध होते हैं उसको बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच जो अभी ये ट्रेड डील हुआ है, जिस पर 18% के टैरिफ की बात चल रही है कि 18% टैरिफ कर दिया गया है, जो पहले 25% कर दिया गया था किसी नाराज़गी के कारण। अभी पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी ये बहुत पुख्ता नहीं है, अभी इस पर बातचीत चल रही है। फाइनल फैसला जो है वो मार्च 2026। अभी फाइनल नहीं हुआ, केवल बातचीत है। हाँ, ये चूंकि वहाँ से ये बयान जारी हो रहे हैं और ऐसा है, लेकिन अभी पूर्णतः मुख्य रूप से इसका सारा पिक्चर जो है वो मार्च 2026 में जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि 18% जो है उन्होंने ये टैरिफ करने का जो है वो वादा किया है। देखिए, पंकज पचौरी जी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो थे प्रमुख पद पर थे, उन्होंने अभी लिखा है कि उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ जो था ये चलता था वो 3.31% था। जो बाद में जब परमाणु डील हुआ अमेरिका के साथ, तो मनमोहन सिंह की सरकार में वो जो है वो 2.93% तक था। इसके अलावा आपको पता होगा कि आप ये जानते होंगे कि पेनाल्टी के रूप में 25% टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका एक रेसिप्रोकल टैरिफ भी लेता था जो ऑलरेडी 25% था। तो अगर उस 25% को और इस 25% दोनों को जोड़ दें तो लगभग ये 50% का टैरिफ हो गया था। लेकिन उससे पहले हम कितने थे? 2.93%। तो ये 50% का टैरिफ बहुत बड़ा हो गया था। वैसी स्थिति में इसको कट करके 18% तक लाना निश्चित रूप से भारत के फेवर में एक अच्छा कदम है। लेकिन इसको खुशहाली कैसे मानी जाए, जहां एक तरफ हमारी सरकार 2.93% का टैरिफ देती थी, फिर अचानक 50 हो जाता है, फिर अभी उसको वापस से हम लोग 18 कर देते हैं। तो इसको एक बहुत अच्छा कदम तो नहीं माना जाएगा ना कि सरकार ने कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो। जी बिल्कुल, आप ये समझिए कि कभी कभी डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अतीत से तय नहीं होती हैं। वर्तमान स्थितियां क्या चल रही हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तो आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि अभी इस समय दुनिया की जो भू राजनीति है वह किस दिशा की ओर अग्रसर है, किस तरह का तनाव का माहौल है और किस तरीके का तनाव का माहौल है, और ट्रंप ने जिस तरह से फैसले लिए हैं विश्व राजनीति में, वह किस तरीके की उथल पुथल को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए कि 18% करना जो है टैरिफ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसका संबंध अभी बताया जा रहा था कि अमेरिका से बेहतर हुए हैं, और वो भी जो है 20%, वियतनाम 20% से लेकर के 19% तक टैरिफ है। लेकिन भारत जो है वो 18% टैरिफ पे आया है। तो ये तो एक अच्छी खबर है, निश्चित रूप से अच्छी खबर है। लेकिन जो इसके साथ जो शर्तें हैं वो थोड़ी चिंताजनक। संबंधों पे प्रभाव पड़ रहा है काफी ज्यादा। रूस के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे थे, रूस के साथ अब तेल लेना जो रद्द कर देना, ये तो संबंधों पे काफी भारी प्रभाव डालेगी ना। जी बिल्कुल, ये है, इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। आपका जो एक लॉन्ग टाइम पार्टनर रहा हो ट्रेड में, उससे अचानक से जो है वो डिटैच होकर के, और फिर जैसा कि अमेरिका का कहना है कि जो वहाँ का वेनेजुएला का जो है वहाँ से वो तेल वो लें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वेनेजुएला से जहाँ से तेल हम मंगा सकते हैं वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी अब एक छोटा सा सवाल और आता है दिमाग में कि वेनेजुएला का तेल हम अगर एक्सेप्ट करते हैं अमेरिका की ओर से, तो ये तो अमेरिका का समर्थन हो गया ना वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने जो किया है उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अगर ये है, ये अमेरिका का ही समर्थन है। लेकिन आप समझिए कि जैसे इसके कुछ फायदे भी भारतीय उद्यमियों को मिलेंगे, खास करके जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं। पूछिए कैसे?
क्योंकि आप जैसे ही ये टैरिफ 18% तक आएगी तो जो हमारे यहाँ से मुख्य रूप से जो लेदर उद्योग है, ठीक है ना, और भी जो 1-2 इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे क्या होगा कि यह सामान जो है वो चूंकि इसका लगने के बाद तो रेट बहुत हाई हो गया था, अब निश्चित रूप से सामान का दर जो है वो कम होगा, सामान की कीमतें कम होंगी, तो उससे क्या होगा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय जो सामान है वो उनका मूल्य थोड़ा कम होगा, तो उनकी खरीद बढ़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ खरीद बढ़ने से जो है भाई भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से भारत के पक्ष में ये फायदा होगा, ठीक है ना। अब आपने मध्यम वर्गीय लोगों की बात की, मध्यम वर्गीय व्यापारियों की बात की, किसानों की बात करते हैं। किसान नाराज हैं। देखिए, किसानों को किसानों का नाराज होना लाजिम है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अमेरिका से जो आयात होगा भारत में, जो अमेरिका जो है निर्यात करेगा और भारत जो आयात करेगा उस पर 0% जो है वो टैरिफ की शर्तें हैं। तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा कि जो हमारे यहाँ जो डेयरी के उत्पाद हैं, कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं, उसमें अमेरिकी कंपनियों के द्वारा जो निर्मित जो उत्पाद हैं वो जो है वो प्रवेश करेंगे। अब उसमें होगा क्या कि जैसे निश्चित रूप से आप जानेंगे कि जो यहाँ के जो डेयरी के जो उत्पादक हैं, उनके ऊपर जब अमेरिकी बाजार के जो डेयरी उत्पादक हैं तो उनके पास नई तकनीक होगी, कई तरह की चीज़ें होंगी, तो उन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक पक्ष और भी है, जैसे आप समझिए कि कुछ लोग इससे थोड़े विचलित भी होंगे। जैसे अमेरिकी गायें जो है, आपको पता होगा वो बहुत सारी जो है वो शाकाहारी नहीं होती हैं, वो गैर शाकाहारी होती हैं, और भारतीय लोग जो है इसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में हिचकिचा सकते हैं कि जो है यहाँ तो भाई गाय जो है वो शाकाहारी तरीके की वो है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करें। अनाजों पर भी तो बात आती है। हाँ, अनाजों पर भी। एक देश, भारत देश हमारा, जहाँ जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते हैं, किसान के साथ इस प्रकार के व्यवहार, जैसे अभी किसान दोबारा से धरना देने जा रहे हैं, लगातार तीसरा किसान आंदोलन क्यों नहीं करेंगे। अगर ये बताइए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया, हमें नहीं लगता कि इंडिया से ज़्यादा बड़ी कोई मार्केट है अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य। कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है, सबसे बड़ी मार्केट भी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यहीं बेचे जा सकते हैं। तो अमेरिका के साथ हमने समझौता किया और अमेरिका हमारे यहाँ अगर प्रोडक्ट बेच रहा है तो हमसे 0% टैरिफ लेंगे। जो अमेरिका ने जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मैं ट्वीट के आधार पर आपको बता रहा हूँ, अभी तो कुछ फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया वहाँ के सामानों पर 0% टैरिफ लेगा। और उसके बाद हम यहाँ से जो प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेंगे, तो अमेरिका पहली बात तो हमसे छोटी मार्केट है, कहीं ना कहीं वहाँ आबादी कम है, तो जाहिर सी बात चीज़ें कम वहाँ बिक पाएंगी। तो हमसे छोटी मार्केट होने के बाद भी वो हमसे 18% वहाँ टैरिफ लेगा हमारे प्रोडक्ट पे, और वो अपने प्रोडक्ट यहाँ बेचेगा तो हमारे यहाँ हम उसका 0% टैरिफ लेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि वहाँ पे एक डील जो स्पष्ट रूप से अभी वहाँ के सचिव द्वारा हम लोगों को सुनने में देखने में आया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है कि एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए मार्केट अगर इंडिया में उन लोगों का खोल दिया जाएगा, तो चूँकि वहाँ के किसानों को सब्सिडी अमेरिकन सरकार बहुत ज़्यादा देती है, तो वहाँ सब्सिडी मिलने की वजह से उनको जब इंडिया में बेचने का मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ों को कम रेट पे भी बेचने का प्रयास करें, तो खरीदने वालों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ के किसानों की फसलों को लेकर के इतनी स्थिति गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए किसान अगर विरोध कर रहे हैं तो एकदम जेन्युइन विरोध कर रहे हैं। तो आज़ादी के पहले जो व्यापार होता था इंग्लैंड के साथ, उससे कंपेयर किया जा रहा है, जैसे वो एकदम कम दाम पे लेते थे। सही बिल्कुल कंपेयर किया जाना चाहिए, चूँकि अब आप सोचिए ना कि उतनी जिस कंट्री में आप देखेंगे कि उनके यहाँ ये जाहिर सी बात है प्रोडक्शन उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, उनको मार्केट चाहिए बेचने के लिए, और अभी की दृष्टि में सभी पूरे विश्व की निगाहें इंडिया की तरफ देख रही हैं कि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ अपने सामानों को बेचें। इंडिया की कुछ पॉलिसी अच्छी रही है अदर कंट्री को लेकर के, लेकिन चाइना और अमेरिका को लेकर के इंडिया क्यों इतना दबता चला जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग जापान को लेकर के, ईरान, अन्य चीज़ों को, रूस के साथ रिश्ता खराब कर देना, रूस के साथ आप बताइए कि सबसे पुराना पार्टनर है, हम उससे दोस्ती करेंगे कि वो 25% हमारा टैरिफ घटाएगा और इस हिसाब से हम मित्रता करेंगे कि जो है हमारी टैरिफ बढ़ाएगा। वो 25% टैरिफ क्यों बढ़ाया था, 50% टैरिफ क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी ना कि चूंकि वो हम रसिया से हम तेल खरीद रहे थे। अरे भाई मेरा मन करेगा तेल खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, हम भी तो मोदी जी दबते नजर आ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब इस हिसाब से जिस हिसाब से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के हिसाब से मोदी जी क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने देखा, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कोई देश के साथ हमारे संबंध है, शंकर जी क्यों नहीं ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने ये समझौता, अनाउंसमेंट बीजेपी क्यों नहीं करी है, हमारा प्रधानमंत्री क्यों, कोई भी सूचना हमें मिल रही थी, हमें ट्रंप के ट्वीट तो एक्स चलाते नहीं है, जो भी कोई सोशल हैंडल चला रहे हैं, हमें क्यों उससे जानकारी मिल रही है, हमें क्यों भारत के ऑफिशियल पेज से कोई जानकारी नहीं मिल रही, भारत के किसी मिनिस्टर से क्यों नहीं वो जानकारी मिल रही। तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है, देश आप कैसे लोग समझौता कर रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन एकदम स्थितियाँ ठीक नहीं। किसानों को तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। वो होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है। कैसे देखते हैं आप, नाखुश है जनता?
इस ट्रेड डील से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 2-3 बातों से इनकार करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपने कहा कि इसको जो है वो आज़ादी के पहले के हिसाब से देखा जा रहा है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भारत अब आज़ादी के पहले का भारत नहीं है। भारत बहुत ही सशक्त है। भारत के पास जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता के बहुत सारे क्षेत्र जो है वो खुले हैं। दूसरी बात ये है कि आप इसको ये समझिए कि सिर्फ जो है, मैं यही कह रहा हूँ कि यह सौदा सिर्फ घाटे का ही सौदा नहीं है। जैसे जो $500 बिलियन का जो व्यापार होगा अमेरिका के साथ, उसमें मुख्य रूप से लेदर, केमिकल्स, ज्वेलरीज, ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं। ट्रंप के पहले के व्यवहारों को देखते हुए हम कैसे मान लें कि ट्रंप आगे नहीं पलटेंगे? देखिए, जैसे आप ये निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उनके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि वो स्थितियों को भाप करके वो थोड़ा कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, चूंकि यह एक कूटनीतिक स्तर पर जो भी होगा, मैंने अभी कहा कि ये सब मार्च 2026 में क्लियर हो सकता है इसका पिक्चर। अभी तो जो चीज़ें हैं वो सब हाँ 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया हैंडल से ही आ रही हैं। लेकिन अगर ये होता है तो कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से हमें कुछ हानि होगी तो कुछ लाभ भी होगा। और $500 बिलियन का जो व्यापार है ये कम नहीं होता है। और दूसरी बात जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई, आप इसको समझिए कि जैसे 25% जो था वो रेसिप्रोकल जो था वो टैरिफ था, और 25% जो था एक्स्ट्रा दिया गया था। तो ये दोनों मिला के 50% हो जा रहे थे। घटा के अब 50% में जो है 25% तो सीधे हट गया, और जो 25% जो सामान्य लगता था वो घट के भी 18% तक आ गया है। और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि चीन, बांग्लादेश और वियतनाम, पाकिस्तान, इन पर जो है अभी भी 20%। और भारत ने ये क्यों अनाउंस नहीं किया? तो भारत अभी थोड़ा देखिए, भारत क्यों दब रहा है? नहीं, भारत दब नहीं रहा है, क्योंकि स्थितियां है कि भारत जो है बहुत मैच्योर फैसले लेता है, और जाहिर सी बात है कि वो अचानक से कोई चीज़ जो है वो प्रेषित नहीं कर देगा। आप भारत की डिप्लोमेसी पे भरोसा रखिए, जो चीज़ें आएंगी वो बहुत ही पुख्ता और शिद्दत के साथ आएंगी, और 1 महीने में जो है ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। व्यापार जो हो रहा है ना, ये अमेरिका के शर्तों पे नहीं होना चाहिए, शर्त हमारी होनी चाहिए, बातें अमेरिका को माननी चाहिए। क्या है कि अमेरिका ने शर्त रख दी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में $500 बिलियन का जो है वो ट्रेड डील किया जाए, व्यापार किया जाएगा। ये अमेरिका ने क्यों शर्त रखा? शर्त इंडिया को रखनी चाहिए थी, चूंकि सबसे बड़ी मार्केट हम है। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे बड़ी मार्केट हम होने के बाद भी अगर कोई दूसरा देश यह तय कर रहा है कि हम इतने का व्यापार करेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कैसे देखते हैं सवाल को? नहीं, ये जो बात इन्होंने कही है कि सिर्फ भारत की शर्त होनी चाहिए, मैं दोनों की म्यूचुअल होनी चाहिए। हाँ, दोनों की म्यूचुअल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ देखिए, इसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं कि भारत बहुत बड़ा बाजार है तो सिर्फ उससे ही होगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं। आप जैसे इसके पहले की स्थितियां देख लीजिए कि भारत और अमेरिका के व्यापार में फायदा किसको सबसे ज़्यादा होता था। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप इसका जनरल सर्वेक्षण कर लीजिए। क्या है ना कि लगभग 2 लाख या 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार इंडिया अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचता है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट को अमेरिका हमारे यहाँ बेचता है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका को इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिट है। हम अमेरिका से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ ज़्यादा नहीं बेच पा रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा यहाँ बेच रहा है। जो ज़्यादा बेचेगा वही ना प्रॉफिट करेगा। तो हमारा फायदा तो बहुत नहीं, हाँ कुछ तो मिल ही रहा है, लेकिन उस आधार पर नहीं मिल रहा है जितना अमेरिका को प्रॉफिट है। तो इस समझौते से अमेरिका को ही ज़्यादा प्रॉफिट है, इंडिया को उसमें ज़्यादा कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं। क्या जवाब रहेगा? नहीं, ये देखिए, मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ बातें हैं, और बातों का क्या, इसको थोड़ा सा इसको अभी जो ईयर बीता है उसका ये है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपया का प्रोडक्ट इंडिया ने वहाँ बेचा है, उसने 7 लाख करोड़ रुपया का प्रोडक्ट यहाँ बेचा है। तो इसलिए इस आधार में आप इसको ये समझिए कि जहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन की जो गति है जहाँ तेज होगी, तो निश्चित रूप से वो नई चीज़ें जो है वो बनाएगा, ज़्यादा तेजी से बनाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? लेकिन महत्वपूर्ण ये है, मेक इन इंडिया की चीज़ें कहाँ गई? तब हम अगर नहीं बना पा रहे हैं, अभी भैया बोल रहे हैं कि हम नहीं बना पा रहे हैं, तो मेक इन इंडिया तो खोखला नज़र आ रहा है ना। अभी तक तो हम 2014 से लेकर के 2025 तक 26 तक अभी मेक इन इंडिया मतलब सारी चीज़ें स्वदेशी को लेकर के लड़ रहे थे। अब जब जाहिर से अब अमेरिका की चीज़ें आएंगी तो स्वदेशी का सपना हमारा कैसे पूरा होगा? जब हम दुनिया के लिए अपनी मार्केट खोल के रखेंगे तो हमारी स्वदेशी चीज़ें कैसे पूरी होंगी? सरकार अपनी बातों से पलट गई क्या मतलब? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मेक इन इंडिया जो है, आप ये समझिए कि आप दुनिया के पूरे आर्थिक विकास की पूरी प्रणाली को देख लीजिए, सिर्फ 10-15 वर्षों में ही सारी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती हैं। भारत पहले से
बहुत उन्नति किया है, अभी भी कर रहा है। 15 सालों के अंदर ही आप सारी चीज़ें मेक इन इंडिया नहीं कर सकते। देखिए, जब भारत की अर्थव्यवस्था खोली गई थी, आपको पता होगा 1990-91 में जब उदारीकरण आया था, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो उसके बाद से लेकर के और अभी तक जो है जिस तरीके से भारत की स्थिति सुधरी है मार्केट खोलने के बाद, ये आपसे और हमसे छिपाने। उसके पहले की क्या स्थितियाँ थी, आप उससे रूबरू होंगे। अंतिम सवाल पे आते हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं इसके? प्लस पॉइंट ये हैं कि जो $500 बिलियन का जो अमेरिका के साथ व्यापार होगा, उसमें निश्चित रूप से जैसे हमारे लेदर, हमारे केमिकल्स, हमारी दवाइयाँ, जेनरिक मेडिसिन आदि कई फील्ड्स में जो है ये हमें फ़ायदे मिलेंगे। कुछ जो है वो चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि जैसे मुख्य रूप से कृषि, डेयरी, इसको लेकर के जो चुनौतियाँ हैं, तो देखिए जब विश्व मार्केट जब खुलता है तो उससे क्या होता है कि उसमें जो कंपटीशन होता है उससे आप भी सीखते हैं, चूँकि आप वहाँ की तकनीक सीखते हैं। जब वो अमेरिकी चीज़ें जब यहाँ आएंगी, दुनिया का विकास ऐसे होता है, आप वहाँ जाएंगे, उसमें नई तकनीक आएगी, तो भारतीय जो है, भारतीय इंजीनियर्स जो हैं, भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं, वो उस तकनीक को सीखेंगे, सीख करके जो है फिर से उसका पुनर्निर्माण करेंगे और उस प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। बिना प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए बगैर विकास की वकालत करना मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं है। प्रतिस्पर्धा में हम लोग बिल्कुल शामिल हैं। यहाँ के किसान एकदम तैयार बैठे हैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए, लेकिन जितनी चीज़ें वहाँ की सरकार वहाँ के किसानों को प्रोवाइड करवाती है, अगर भारत सरकार उतनी चीज़ें यहाँ किसानों को प्रोवाइड करवाएगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका से अच्छी एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ पर इतना उन लोगों के लिए सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा, उतनी व्यवस्था हमारे यहाँ किसानों को नहीं मिल पाती हैं। तो जाहिर सी बात है हम प्रतिस्पर्धा में उनसे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ की सरकार को भी ध्यान देना होगा किसानों को लेकर, सब्सिडी यहाँ भी मिलनी चाहिए जितनी वहाँ मिल रही है। किसान नाखुश, जैसे अभी इन्होंने जो बात कही कि भारतीय किसानों को जो है वो कम सुविधाएं मिल रही हैं और अमेरिका के किसानों को ज़्यादा मिल रही हैं, तो आप इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पॉपुलेशन, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है वो कृषि पर ही आधारित हैं। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या को और भारत की जो स्थितियाँ हैं, आप देखिए अभी बजट आया है, बजट में क्या है कि 24% जो है पूरे बजट का जो है 24% जो है वो हमको बोरो करना है, उधार लेना है, और उस पर 20% के रेट से हमको टैक्स भी भरना है। चूँकि आंकड़ा जो है वो लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का जो ये है बजट बना है, उसमें से हम कितना इनकम कमा ले रहे हैं सारे फील्ड से लेकर के, और 37-38 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं जुटा पाएंगे। तो उसमें हमको 24% तक जो है वो लेना है और उस पर 20% तक जो है हमको ये भरना है। तो पहले अपनी आर्थिक स्थितियों को भी देखना है। तो सरकार के लिए संभव नहीं है कि सबको बहुत सारी सुविधाएं, आर्थिक रूप से इतना कमजोर क्यों नजर आ रही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत सरकार की स्थिति है, दुनिया की सारी सरकारों में आप देख लीजिए, ज़्यादातर देशों में ऐसा होता है कि जो बजट का जो भारी भरकम ब्यौरा होता है उसमें उनको उधार लेना पड़ता है, लेकिन भारत में थोड़ी स्थितियाँ जो है ज़्यादा। किसी स्टेट में चुनाव होने लगता है तो रेवड़ियाँ बांटने लगती है, तब उसके पास पैसे उपलब्ध हो जाते हैं, और उसके बाद किसानों को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते। इनका दोहरा चरित्र स्पष्ट दिख रहा है। इनके पास जैसे कोई इलेक्शन आएगा, अभी वहाँ पे बंगाल में चुनाव होने वाला होगा, आने वाला है, यूपी में आने वाला है, तो आपको तमाम ऐसी चीज़ें या ऐसी तमाम पॉलिसी नजर आएगी, इसमें काफ़ी लंबे लोगों को ऐसे पैसे दिए जाएंगे। कहीं अभी बिहार में आप देखें 10,000 रुपया दीदी बहनी कौन सा योजना ले आकर के लोगों को दिया गया, तो उस समय सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन अभी के लिए सरकार के पास किसानों को बेनिफिट करने के लिए, ऐसी चीज़ों पॉलिसी बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं होता है। इस विषय में भैया का जवाब। हाँ, कैसे देखते हैं आप, फ्री बीज देने के लिए सरकार के पास पैसा है? फ्री बीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी आप देखिए कि इसका फ़ायदा भी मिलता है। आप सिर्फ इसके नकारात्मक पक्ष को ही ना देखिए कि फ्री में चीज़ें चली गई तो सिर्फ लोगों ने उसका उपभोग ही किया है। जैसे बहुत सारी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उद्यम भी शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, उसके तहत आपको पता ही होगा कि कितनी अच्छी योजना है, कि उसमें आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे मोची हैं, कामगार हैं, जो इस तरह के वर्ग हैं, उनको टूल किट्स खरीदने के लिए 15,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा 2 से 3 लाख का ऋण अगर वो अपना जो है बढ़ाना चाहें, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहें, उसके लिए दी थी। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार चलाती है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है वो आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जल्दी से इसे कंक्लूड करते हैं, क्या देखेंगे? कहाँ खरीदेंगे वो बेचारे? खरीदेंगे हथौड़ी छेनी, कहीं तो बैठेंगे जाके किसी पेड़ के नीचे 15,000 रुपया में। नगर निगम में इतनी महंगी दुकानें अलाट होती हैं, 15-15, 20 लाख 20-20 लाख रुपया का कोई मोची की हैसियत है वहाँ पे जाके दुकान अलाट करवा लेने की? किसी सब्जी बेचने वाला जो ठेले पर सब्जी बेच रहा है 15,000 रुपये में कोई दुकान अलाट
करवा लेगा क्या? ये सब नहीं हो सकता। वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, टूल किट, अरे छेनी हथौड़ी 15,000 में खरीद करके किसी पेड़ के नीचे ठंडी और बरसात में बैठ के जूता चप्पल सिएगा, जो है किसी ठेला लगा कहीं सब्जी बेचेगा। लेकिन नगर निगम में 15-15 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया रोड पे दुकानें मिल रही हैं, आपको भी पता होगा। इतनी महंगी दुकानें कोई आम आदमी ले सकता है क्या? जाहिर सी बात कोई बड़े बिजनेसमैन लेंगे उसको, तो उसमें आम आदमी का क्या बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं है। अंतिम में इसको संक्षेप में देखिए, बस ये सीधी सी बात है कि बहुत सारी चुनौतियां हमेशा उपस्थित रहती हैं, लेकिन संभावनाओं के द्वार भी बहुत सारे हैं। हमको निराश नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के बहुत सारे कदम बहुत मजबूत हैं, इनका असर बहुत दूरगामी आएगा। और आप समझिए कि जब पूरी दुनिया जो है एक विशेष तरह के आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रही थी, तब भी भारत जो है वो 7.34% की आर्थिक वृद्धि दर से विकास कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार के द्वारा उठाए गए जो है सशक्त कदम, उन्हीं का प्रभाव है। और भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमको अपने नागरिक बोध और कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। तो आपने देखा कैसे कि यहाँ दो वर्ग बच चुके हैं, एक वर्ग समर्थन में, एक वर्ग ग्राउंड पे देख रहा है चीज़ों को, ग्राउंड पे देखते हुए उस किसानों के लिए आवाज़ उठा रहा है, ग्राउंड पे हो रही चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहा है। दूसरा वर्ग जो देखा गया, आपने देखा हमारे सामने, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति को तर्क देते हुए, रखते हुए बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सरकार का ये कदम आगे आने वाली हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर देखा कहाँ नाराज़गी देखने को मिल रही है उस लोगों में जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ राष्ट्र के लिए मैं प्रशांत दुबे।